है। क्राइम रिपोर्ट खोलता है उन्हीं काली किताबों के पन्ने और करता है आपको आगाह कि हर वक्त रहें सतर्क, क्योंकि किसी भी गली में आपको मिल सकता है एक गुनहगार। उस महिला को नौकरी की सख्त जरूरत थी। नौकरी की तलाश में वो कई दिनों से कोशिशें कर रही थी। कोटा में अचानक उसे एक हॉस्टल दिखा जहां उसने वार्डन की नौकरी के लिए खुद को फिट पाया, लिहाजा हॉस्टल में वो दाखिल हो गई। लेकिन ये कदम उस लड़की के लिए अभिशाप साबित हुआ। आपको जानकर अफसोस होगा कि उस लड़की से 4 दिनों तक दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये कोटा का दादाबाड़ी इलाका है। मोदी कॉलेज रोड पर ये जो हॉस्टल आप देख रहे हैं, यहीं एक लड़की से हैवानियत का खेल खेला गया। हॉस्टल के मालिक सुनील शर्मा और संचालक चक्षु गोयल ने महिला को बंधक बना लिया और 4 दिनों तक महिला के साथ दुष्कर्म करते रहे। 4 दिनों बाद जब महिला को नौकरी का आश्वासन देकर आजाद किया तो महिला ने सीधा थाने जाकर अपनी आप बीती सुनाई। तो बंधक बनाकर गैंगरेप का मामला सुनते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस जब पीड़िता को लेकर मौके पर पहुंची तो उसने हॉस्टल के मालिक को पहचानकर अपने साथ हुई बर्बरता के सारे निशान बता दिए और पुलिस ने हॉस्टल के मालिक सुनील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी चक्षु गोयल फरार है। हमारे यहाँ पे एक पीड़िता उसने 10 तारीख को एक रिपोर्ट पेश की है कि मुझे वार्डन की नौकरी दिलाने के बहाने एक लड़का है चक्षु गोयल, यहाँ मोदी कॉलेज के सामने एक हॉस्टल चलता है लड़कों का, वहाँ पे ले आया और 1 तारीख से 4 तारीख तक वहाँ रखा। वहाँ पे एक हॉस्टल संचालक मालिक भी है, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसमें प्रकरण पंजीकृत हुआ है और इसमें पीड़िता का मेडिकल वगैरह हो गया है और उसमें एक मुलजिम सुनील शर्मा को हमने गिरफ्तार भी कर लिया। महिलाओं के साथ गैंगरेप की ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन पीड़ा इस बात की है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होने के संस्कार देने वाले देश में आखिर कब और कैसे महिलाओं के प्रति ऐसी बर्बरता रुकेगी, ये सोच का मुद्दा है। हिमांशु मित्तल, सी मीडिया, कोटा। अगली खबर उन लोगों से जुड़ी हुई है जिनकी बेटियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता है। आए दिन हम सुनते हैं कि फला महिला को दहेज के लिए मार दिया गया, फला महिला ने ससुराल में खुदकुशी कर ली। ऐसी खबरें एकदम आम हो चुकी हैं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। इससे पहले कि आपकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उसे रोक लीजिए। अगर दामाद दहेज लोभी है तो उसके झांसे में ना आए। बांदी कुई की संगीता की जान इसलिए चली गई क्योंकि परिवार वाले उसके लालची पति को 4 पहिए की गाड़ी दहेज में नहीं दे पाए थे। घटना वालों यही कह रहे हैं कि भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए दोबारा। इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। समाज से बहिष्कार होना चाहिए इनका, ब्राह्मण समाज से बहिष्कार। जो निंदनीय कार्य किया है वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य किया उनकी भी बेटी है, उनकी बेटी का अगर ऐसा होता तो उनको कैसा महसूस होता है, समाज महसूस कर रहे हैं। उनकी लड़की को अगर कोई ऐसा कर देता तो उनके लिए क्या फीलिंग होती है, जैसे हमको हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। मृतका कौन सी? मृतका मेरी बहन है, अंकिता शर्मा। ये वो भाई है जिसकी बहन को दहेज के लोभियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये भाई अब इंसाफ चाहता है। जिस बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी, वो बहन शादी के बाद तिल तिल कर मरने को मजबूर होती रही। हर रोज उसका पति दहेज के लिए दबाव बनाया करता था। हर रोज सास, ससुर और ननद बात बात पर ताने मारा करते थे। जब वो परेशान होती तो अपने पीहर आती, लेकिन हालात ठीक होने पर वो फिर ससुराल पहुंच जाती। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका घर वालों को डर था। 5 लाख और 1 कार की डिमांड ने उस बेटी की जान ले ली। बांदी कुई की संगीता की शादी राजगढ़ निवासी दीपक शर्मा के साथ करीब 2.5 साल पहले हुई थी।
संगीता के भाई मनोज कुमार शर्मा ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की सघनता से जांच कर रही है और इसकी जांच रिपोर्ट भी आने वाले समय में आएगी, लेकिन संगीता दोबारा नहीं लौट पाएगी। बहरहाल पति समेत सास, ससुर और ननद पर हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। संगीता के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। शव परिजनों को सौंपकर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीएसपी गोदारा कर रहे हैं। लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जिस इत्तला पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो लड़की को उन्होंने उतार लिया था पहले, जिसको मोर्चरी में रखवा दिया गया है। उसके भाई मनोज कुमार की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमा दर्ज 304B का दर्ज कर वरिष्ठाधिकारी राजगढ़ इसकी जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा उसका करवाया गया। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया? 4 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो उसका सास, ससुर, पति और नंद के खिलाफ। ऐसे संगीन मामलों में पुलिस और प्रशासन को अपराध रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, तभी संगीता जैसी बहुओं को मौत के मुंह में जाने से रोका जा सकेगा। दहेज के लोभियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। प्रमोद कुमार शर्मा, जी मीडिया, अलवर। अगली खबर वैसे तो चूरू से है, लेकिन इसका सीधा वास्ता हनुमानगढ़ के रावतसर से है। आज हम आपको रावतसर नगर पालिका के उस कातिल पार्षद की कहानी बताएंगे जिसने 15 साल पहले अपने हाथ खून से रंग लिए थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज वो पार्षद है और उसकी पत्नी खुद नगर पालिका की चेयरमैन बन चुकी है। अब पुलिस प्रेम काली रावड़ा हत्या के उस आरोपी हरबीर की तलाश कर रही है, लेकिन हरबीर की धर्मपत्नी का संकट यह है कि वो अपने पति को कानून के हवाले करने से डर रही है। सरदार शहर पुलिस की गिरफ्त में कैद इस है वजीर खां ही वो बेरहम बदमाश है जिसने प्रेम काली रावड़ा की लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। वारदात आज से 15 साल पहले हनुमानगढ़ के रावतसर की है। इस समय सरदार शहर में 14 तारीख की रात को 45 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी, जिसमें हरी सिंह राहड़ और वजीर खान कोड का 2 मुलजिम थे और उनके साथ में फिर गोलू गोलिया गोदारा और उसकी गैंग के काफी सदस्य हरी सिंह राहड़ और वजीर खान और उसके गैंग के सदस्य में गोलू जो नौर थाने का गोलिया गोदारा एचएस है, उसके साथ करीब 10-15 आदमी थे। उन्होंने मिलकर के 45 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसी लूट के अंदर हमने 4 मुलजिमों को अभी गिरफ्तार कर रखा है और 2 उनसे हथियार बरामद किए अभी। रिमांड पर चल रहे वजीर खान ने खुद हत्या में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। वजीर खान ने अपने बयान में 2 और लोगों के नाम का जिक्र किया है, जिसमें हरबीर जाट और भीम बेनीवाल का नाम शामिल है। खास बात यह है कि हरबीर जाट रावतसर नगर पालिका अध्यक्ष का पति है, जबकि भीम बेनीवाल खुद एक पार्षद है। वजीर खां के कबूलनामे के मुताबिक उसने प्रेम काली रावड़ा की लाश को हरबीर और भीम बेनीवाल के साथ मिलकर पहले जमीन में गाड़ा और फिर जला दिया था। वजीर खां के मुताबिक 15 साल पहले हरबीर और बेनीवाल जीप लेकर अपोड़ का नर्सरी में गए। जीप से एक बोरा निकाला जिसमें एक लाश थी। लाश को बोरे से बाहर निकाला तो वो लाश प्रेम काली रावड़ा की थी। फिर तीनों ने लाश को गड्ढे में खोदकर मिट्टी में दबा दिया। हरबीर और भीम वजीर को गांव छोड़कर रावतसर चले गए। 2 रोज बाद वे लोग वापस आए। लाश को मिट्टी से निकालकर गांव से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर जला दिया, जिससे सबूत खत्म हो जाए। लेकिन हरबीर और भीम अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। प्रेम काली रावड़ा की हत्या का मामला रावतसर थाने में दर्ज हुआ था। रावतसर पुलिस सबूत के अभाव में अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। सरदार शहर थानाधिकारी ओम प्रकाश गोदारा ने बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेने पर आरोपी ने इस राज का खुलासा किया। इसको आज जो है गहन पूछताछ के बाद 4थे दिन रिमांड में लेने के बाद में आज इसने पूरे मर्डर का खुलासा किया और इस मर्डर का पर्दाफाश हुआ 15 साल बाद में, जिसमें हमारे बलौंजी सब इंस्पेक्टर जो इस मुकदमे की जांच कर रहे हैं, पूछताछ के दौरान
जब गहन पूछताछ मानसिक रूप से इसको चौथे दिन तोड़ा गया, तब इसने एक पुरानी वारदात जिसमें ये शामिल था स्वीकार की। इसको ये पता नहीं है कि मर्डर कहाँ हुआ और कैसे हुआ और क्यों किया। अभी इसने इसका खुलासा नहीं किया है। हो सकता है इसको ज्ञात हो, इसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी आज चौथे दिन रिमांड पर इसने ये खुलासा किया है। जो आरोपी बताए हैं उसमें मुख्य आरोपी ये बता रहा है कि भीम बेनीवाल और हरवीर जो नगर पालिका राउतसर का पार्षद भी है, ऐसा ध्यान में है। ये जो उस डेड बॉडी को बोरी में डाल के लाए थे, उनके साथ 2-3 आदमी और थे जिनके नामों का भी इसने खुलासा किया है। ऐसा नहीं है कि लाश को ठिकाने लगाते वक्त सिर्फ वजीर खां, हरवीर जाट और भीम बेनीवाल ही थे। उनके साथ 4 से 5 लोग और शामिल थे। इस केस में खास बात यह है कि भीम बेनीवाल, जो अब रावतसर नगर पालिका का पार्षद है, यानी प्रेम काली रावड़ा की हत्या के बाद भीम बेनीवाल ने चुनाव लड़ा। एक दागी होने के बाद भी भीम बेनीवाल ने चुनाव में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ हरवीर जाट की पत्नी रावतसर नगर पालिका के अध्यक्ष बनी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या रावतसर नगर पालिका अध्यक्ष अपने पति को कानून के हवाले करेंगी? हत्या के आरोप में शामिल पार्षद भीम बेनीवाल को बर्खास्त करेंगी? अगर पालिका अध्यक्ष ऐसी हिम्मत दिखाती हैं, तभी लोगों में ये संदेश जाएगा कि उनका दामन एकदम पाक साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, खून में एक विधायकी बह गई। मैं बात कर रहा हूं बीएल कुशवाहा की। कुशवाहा ही वो विधायक था जिसके हाथ नरेश कुशवाहा हत्याकांड में रंगे थे। कोर्ट ने बीएल कुशवाहा को उम्र कैद की सजा 8 दिसंबर को ही सुना दी थी। लिहाजा आज विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बीएल कुशवाहा की सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर दिया है। के मामले में कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पा चुके धौलपुर शहर विधायक बीएल कुशवाहा पर एक और गाज गिरी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बीएल कुशवाहा की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। ये फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने उस कानून के तहत किया है जिसमें 2 साल से अधिक की सजा होने पर विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यानी सजा सुनाए जाने की तारीख 8 दिसंबर 2016 से बीएल कुशवाहा विधायक नहीं रह गए हैं। देखिए, धौलपुर में दोबारा उपचुनाव होंगे। निश्चित रूप से हम इस उपचुनाव में जीत विजय हासिल करेंगे। कार्यकर्ता हमारे बड़े इसमें जोश में हैं और जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने एक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उस विकास को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बीएल कुशवाहा को धौलपुर जिले के एडीजे न्यायालय ने बहुचर्चित नरेश कुशवाहा हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीएल कुशवाहा और उनके शार्प शूटर सतेंद्र को आईपीसी की धारा 302 और 120B के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। इसके अलावा दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। गौरतलब है कि धौलपुर पुलिस की ओर से की गई तफ्तीश में धौलपुर शहर विधायक बनवारी लाल कुशवाहा पर 27 दिसंबर 2012 को नरेश कुशवाहा की सुपारी देकर 2 शार्प शूटरों से गोली मारकर हत्या कराने का आरोप लगा था। इस मामले में बीएल कुशवाहा लंबे समय से जेल में है। हाल ही में मामले की जांच पूरी होने पर धौलपुर पुलिस ने विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को मुख्य आरोपी माना था। अब बीएल कुशवाहा को आजीवन कारावास की सजा भी मिल चुकी है और वो विधायक कहलाने की अपनी हैसियत भी खो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। याद होगा आपको, बीएल कुशवाहा बीएसपी का विधायक था। अब यहां पर चुनाव होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फोन लौट रहा हूं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। आप में से बहुत सारे लोग कैश लेने के लिए बैंक या एटीएम के बाहर लाइन में लगते होंगे। इसके बावजूद कैश आसानी से नहीं मिलता होगा। ये बात और है कि 50 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन काले धन के कुछ कारोबारी ऐसे हैं जिन्हें 50 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्हें एटीएम या बैंक के बाहर खड़े होने की भी जरूरत नहीं है।
ऐसे लोगों के लिए बैकडोर से पैसों की बारिश होती है। चूरू पुलिस ने 2 ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है जो मोदी से गद्दारी कर रहे थे। ये रकम 3,67,000 रुपए है। ये भारी भरकम रकम कभी नहीं पकड़ी जाती अगर भालेरी थाना पुलिस ने काले धन के कारोबारियों पर शिकंजा न कसा होता। भालेरी पुलिस ने 30 लाख की पुरानी करेंसी बदलने की साजिश का पर्दाफाश किया है। 20% कमीशन में 30 लाख रुपए बदलने की डील हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो जयपुर नंबर की कार से श्री गंगानगर से आए थे। आप इन नोटों में 2000 के नए नोट भी देख रहे होंगे जिनकी कीमत 1 लाख रुपए है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अपने साथ 8 लाख रुपए लेकर आए थे। मिली थी कि एक गाड़ी 30 लाख रुपए करीब नई करेंसी लेके आएगी, तो मैंने मुख्य को कह दिया बता देना। थोड़ी देर बाद में फोन आया कि वो गाड़ी तारानगर खड़ी है, तारानगर खड़ी, जिस पर मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चूरू को सूचना दी और SHO रामचंद्र जी कस्बा को सूचना दी कि आपके यहाँ तारानगर के आसपास में ऐसी संदिग्ध गाड़ी खड़ी है, कार है वो, उसमें नई करेंसी आने की मुखबिर की इत्तला है। आरोपियों के नाम अमरीक राज खत्री और रोहित सोनी हैं, जो श्री गंगानगर से तारानगर में पुराने नोटों को जयपुर नंबर की कार से आ रहे थे। लेकिन जब भालेरी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली तो चौकन्नी हो गई और नाकेबंदी की गई। इस दौरान कार नाकेबंदी तोड़कर भागी तो पुलिस ने कार का पीछा किया। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जबकि तीसरा आरोपी फरार हो गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वह तारानगर में किसे ये नोट देने आए थे। कार वहां से आई, तारानगर साइड से उसको रोकने का प्रयास किया तो सरदार सर में जाकर के पहले ही सावा की तरफ मुड़ गई। जिसका पीछा किया, आगे सूचना दी तो आगे कोई तुड़ी की गाड़ी आ गई जिसके कारण से वो रुक गई और उसमें से गाड़ी में से गाड़ी वालों ने नोट का थैला बाहर फेंका, रोड पे बिखर गए। एक में से भग गया, 2 को पकड़ के लेके आए, नोट इकट्ठे करके लेके आए। कुल 3,67,000 रुपए हुए, जिनमें से 50 नोट 2-2 हजार के नई करेंसी के 1 लाख रुपए हैं। इनको पूछताछ की तो बताया कि हम 20% एक्स्ट्रा देने के चक्कर में आ गए। जहां लोगों को पैसे लेने के लिए बैंक और ATM के बाहर लाइन लगानी पड़ रही है, वहीं 2000 के नए नोट की करेंसी मिलना अपने आप में बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। इतनी बड़ी रकम आखिर कैसे मिली और किसे पहुंचाई जानी थी, बड़ा सवाल है। मनोज शर्मा, जी मीडिया चूरू। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जी राजस्थान न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।